हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, काफी आपने नाम सुना होगा सुप्रीम कोर्ट। और काफी ज्यादा जजमेंट्स का नाम भी सुना होगा, काफी ज्यादा जजमेंट्स भी सुनी भी होंगी, देखा भी होगा आप तो यूट्यूब पे भी इसका कुछ दिन लाइव टेलीकास्ट हो रहा था प्रोसीडिंग्स का। तो अगर आप और आपने देखा भी होगा, कई सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स दिखाते हैं। अगर यूट्यूब स्क्रॉल करते होंगे तो आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो हम आज एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी कोर्ट है भारत की, सबसे बड़ी वो सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर हम। सुप्रीम कोर्ट देखो, एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के से प्रेरित है। ठीक है, भारत में न्यायिक व्यवस्था तीन स्तर पे काम करती है, यानी जो इंडिपेंडेंट जो जुडिशियल सिस्टम है वो थ्री स्टेजेस पे काम करती है। सबसे पहला, सबसे टॉप मोस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट्स है, जो राज्यों के उच्चतम न्यायालय हैं, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो हाईएस्ट कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट्स कहलाते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है। ठीक है, उसके नीचे और मुंसिफ कोर्ट है और वगैरह बहुत सारे हैं। ठीक है, जो आपको लक्ष्मीकांत में एक पूरा चार्ट, फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसका, वो आपको दिख जाएगा। खैर, उसको वहां तक पहुंचने अभी टाइम है, वहां तक पहुंचने में। उससे पहले फिलहाल तो अभी सुप्रीम कोर्ट ही देख रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है स्टैब्लिश हुई थी 28 जनवरी 1950 में। यानी जब अपना फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया गया था 26 जनवरी 1950 से 2 दिन के बाद। ठीक है, तो ये जो है हाई कोर्ट्स के कंपैरिजन में नया कोर्ट है। भले ही ये एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, लेकिन ये हाई कोर्ट इससे ज्यादा पुराने हैं, इससे पहले समय से रहते चले आए हैं भारत में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नया नया आया है 1950s में। ठीक, तो अगर कहीं ये दे कि सुप्रीम कोर्ट इज द ओल्डेस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया, तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ओल्डेस्ट नहीं है, हाई कोर्ट है, उससे पुराने भी हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, कौन सा सबसे पुराना हाई कोर्ट है, ये आप कमेंट में बताओ मुझे। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया में? ठीक है, और ये जो पहली जो सुप्रीम कोर्ट की का जो मीटिंग हुआ था, तो उसके उसका ही ये इमेज है कि उस समय जो लोग बुलाए गए थे, मेंबर्स बुलाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के इनॉग्रेशन में, तो उसी का ये इमेज है ना। तो एक इसके बाद फिर आगे मूव करती है, तो इंट्रोडक्शन हो गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे आते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, ये जो प्रोविजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट की संरचना से, उसके इंडिपेंडेंस से, उसके संरचना मतलब कॉम्पोजिशन, उसके इंडिपेंडेंस से, उसके अधिकार से, उसके क्षेत्राधिकार से मतलब उसके ज्यूरिसडिक्शन से, फिर उसके प्रोसीजर से, प्रक्रियाओं को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये जितने आर्टिकल्स हैं। और ये पार्लियामेंट के पास अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुड़े कुछ भी प्रमुख प्रोविजंस को रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, ये पावर पार्लियामेंट के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास नहीं। ध्यान रखना। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर याद होगा आपको, जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें मैंने आर्टिकल 32 बताया था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, जिसके तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को हनन किया गया है या कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स पे प्रॉब्लम लाई गई है। तो वही है कि क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आप इसीलिए डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और एक और बात है कि ये फाइनल इंटरप्रेटर्स ऑफ लॉ है, मतलब कि कोई भी अगर लॉ बन रहा है, पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है, तो वो फिर जुडिशियल स्क्रूटनी से होकर निकलता है। जुडिशियल स्क्रूटनी मतलब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स उसको एग्जामिन करती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी इंटरप्रेटर यही है कि मतलब जो इसने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, तो वो लॉ स्टैंड करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो लॉ स्टैंड नहीं करेगा। जैसे आप लोग को याद होगा, एनजेएसी अपॉइंट हुआ था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिटी, 2015 में लाया गया था ये लॉ।
तो इस पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड करार दे दिया था कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डेंस में नहीं है। तो जिसको फोर्थ जजेस केस भी कहते हैं। तो वो फिर क्या कहते हैं, वो लॉ ही हट गया था। ठीक है। तो वही है कि ये फाइनल इंटरप्रेटर यही है लॉज का, कि कौन से लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, कौन से लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। तो इस स्लाइड में यही इसी की बात की गई है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंपोजिशन क्या है सुप्रीम कोर्ट का? देखो, कंपोजिशन जो सुप्रीम कोर्ट का है, मतलब जो जजेस की संख्या और उस उनके संरचना को निर्धारित करता है। तो उसके बारे में स्टार्टिंग में जो था 1950s में, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 जजेस होते थे, यानी एक चीफ जस्टिस और 7 अलग जजेस। लेकिन फिर धीरे धीरे जजेस का इंक्रीमेंट होता गया। ठीक है। पहले 8 जज से फिर और बढ़ाया गया, क्योंकि जैसे जैसे केसेस का बर्डन बढ़ता चला गया, जजेस की संख्या बढ़ती चली गई। और आज के डेट में 2024 में, सॉरी 2025 में, एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस हैं, यानी टोटल 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है। तो ये अधिकार जो है, संख्या बढ़ाने का अधिकार भी पार्लियामेंट के पास ही है। ठीक है। और कई एडहॉक जजेस भी काम करते हैं, जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको टेम्पररी बेसिस पे लेकर के आया जाता है, ताकि केस के जुडिशियल पेंडेंसी कम हो। आपको पता ही होगा इंडिया में जुडिशियल पेंडेंसी कितनी है, कितना ज्यादा केसेस पेंडिंग है इंडिया में ऑन एन एवरेज। मतलब एक स्टैटिस्टिकल फिगर है कि सुप्रीम कोर्ट में अकेले 80,000 केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट्स में अराउंड 5 lakhs के अराउंड केसेस पेंडिंग है। और जो लोअर कोर्ट्स है उनकी तो संख्या करोड़ों में है, शायद 3-4 करोड़ केसेस पेंडिंग है, पूरे देश का मिला के बता रहा हूँ। तो इतनी ज्यादा, ऑन एन एवरेज जो 20 मिलियन पॉपुलेशन पे इंडिया में बस एक जज है। तो जो कि ये काफी, मतलब उतना अच्छा स्टैटिस्टिक्स नहीं है इंडिया में, जितना बड़ा हमारा देश है उस हिसाब से जजेस की संख्या की तो काफी कम है। ठीक है। तो ये तो हो गया कंपोजिशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, एक और बात, कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो उनके एक्सपीरियंस पे, उनके मेरिट पे और उनके जुडिशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे होता है। लोअर जुडिशरी में नहीं, जो हायर जुडिशरी होती है, जो हाई कोर्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट हुई, यहाँ पे एक्सपीरियंस पे, मेरिट पे और जुडिशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग में ही उनका अपॉइंटमेंट होता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल जो ज्यूरी है, मतलब ज्यूरी कहना सही नहीं होगा, मतलब जो जजेस हैं, वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है कंप्लीटली एक कलेक्टिव बॉडी की तरह काम करती है, जिससे एक लीगल यूनिफॉर्मिटी ऑल इंडिया में मेंटेन रहे। वो कोशिश यही करते हैं कि एक लीगल यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। ठीक है। हालांकि वो इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं, कितना नहीं, ये तो एक सवाल है, लेकिन ठीक है। आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। और उनसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजेस के सलाह लेने के बाद कुछ अगर माफ करिएगा, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं, जैसे मैंने कहा था। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजेस से सलाह लेने की भी जरूरत पड़ती है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपने विम्स एंड फैंसीज पे नहीं अपॉइंट करते हैं, काफी इसमें कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, और इसके पीछे काफी केसेस भी हैं। जैसे सेकंड जजेस केस है 1993 का, फिर फर्स्ट जजेस केस है, फिर थर्ड जजेस केस है 1998 का। ये सब सारे जजेस केसेस जो है, ये सब इसके पीछे हैं, जिससे जो ये जजेस के रिक्रूटमेंट का, ठीक है, वो प्रोसेस पूरा उसमें डिफाइंड है। हालांकि वो पूरा प्रोसेस तो मैं अभी नहीं समझाऊंगा आपको। कोलेजियम सिस्टम आपने सुना होगा, वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। ठीक है। अभी जो सबसे रिसेंट चीफ जस्टिस जो अभी हैं, करंट चीफ जस्टिस, इनके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस का काफी ज्यादा न्यूज में भी आया था, तो आपने ध्यान भी दिया होगा, तो इसलिए भी ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे पुराने जज होते हैं, पुराने चीफ जस्टिस जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं। और वो रिकमेंड ऐसे नहीं कर देते हैं किसी को भी। जो सीनियर मोस्ट पोजीशन पे रहता है चीफ जस्टिस, बनने सीनियर मोस्ट पोजीशन रहता है चीफ जस्टिस के बाद, उसी आदमी को, और जिसका कंट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा हो, उसी आदमी को रिकमेंड किया जाता है नॉर्मली, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भी, कि अगला चीफ जस्टिस वही हो। तो जैसे अभी संजीव खन्ना है,
जस्टिस संजीव खन्ना, वो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है। तो रि- जो अपने आउटगोइंग चीफ जस्टिस थे, श्री डीवाई चंद्रचूड़, तो उन्होंने अपने जाने से पहले जब उनसे रिकमेंडेशन लिया गया कि आपके हिसाब से किसको रखा जाए, तो तो उन्होंने रिकमेंड किया था जस्टिस संजीव खन्ना को। तो संजीव खन्ना जी का अपॉइंटमेंट फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे हुआ इंडिया में। ठीक है। और उन्होंने ऐसे ही नहीं रिकमेंड कर दिया था। वो देखा गया था कि सबसे ज्यादा सीनियर कौन है, कंट्रीब्यूशन किनका सबसे बढ़िया है, सब चीजें देख करके फिर रिकमेंडेशन होती है। ऐसे मतलब अपने मर्जी से नहीं कोई रिकमेंड कर देता है। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम काफी थोड़ा ओपेक है, इसके बारे में काफी क्वेश्चंस भी उठते रहते हैं, लेकिन फिलहाल यही सिस्टम है इंडिया में। और इसके पीछे जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है, वो जो जजेस केसेस हुए हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड का जजेस केस, और ये फोर्थ जजेस केस उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैसे ही खुद ही कैंसिल कर दिया था। ठीक है। तो ये थोड़ा जरूरी है, इसको आप देख लेना, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है। और क्योंकि वो मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि वो कराऊंगा तो फिर ये लेक्चर काफी लंबा होता चला जाएगा, फिर आपका पॉलिटी खत्म नहीं हो पाएगा। मैं सोच रहा हूँ उसको जल्दी खत्म कर दूँ, ताकि आपके एग्जाम भर की चीजें समझ में आ जाए आपको, और बाकी उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है। फिर ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट की बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बात हो गई। फिर दूसरे जजेस का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, जो चीफ जस्टिस के अलावा जो जजेस होते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है दूसरे जजेस को भी अपॉइंट करता है, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के कुछ सीनियर जजेस की सलाह लेकर के। ठीक है। और कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब वो कंपलसरी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो भी उनका रिकमेंडेशन भी होता है, वो एक तरह से बाइंडिंग भी होता है। ठीक है। वो सेकंड जजेस केस जब 1993 में हुआ था, उसके अनुसार सीजीआई की सलाह को बाइंडिंग कर दिया गया था। और उसके बाद में फिर जो थर्ड जजेस केस हुआ था 1998 में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, सीजीआई, पहले तो सीजीआई की अकेले की सलाह बाइंडिंग होती थी, फिर सीजीआई को चार सीनियर मोस्ट जजेस के कोलिजियम की सलाह लेनी होती है, और फिर वो सलाह बाइंडिंग होती है। अकेले सीजीआई की सलाह नहीं बाइंडिंग होती है। ठीक है। तो ये फर्स्ट फर्स्ट जजेस के, सेकंड जजेस के, थर्ड और फोर्थ हो गए, और ये जजेस के अपॉइंटमेंट की बात हो गई। ठीक है। अब फिर आगे हम आते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है जज बनने की। कोई बन सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं बन सकता है। भारत का नागरिक, सबसे पहले तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, ये एक कॉमन टर्म है। ये आपको सब अपॉइंटमेंट्स में दिखेगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। और इनमें से कोई एक क्राइटेरिया होना जरूरी है। ये सबसे पहला क्राइटेरिया, कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो। ठीक है। कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, और एक प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट हो, यानी प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट हो। ठीक है। तो वो क्वालिफाई करता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक। और उन वो जो सर्विंग एज होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो 65 ईयर्स होती है। ठीक है। और रेजिग्नेशन जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, वो सुप्रीम कोर्ट जो जज के जज रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट को लिख करके, चीफ जस्टिस नॉर्मली प्रेसिडेंट को लिख करके देते हैं। ठीक है। और जो बाकी जजेस होते हैं वो चीफ जस्टिस को लिख करके देते हैं। फिर आती है कि इनको ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस बनने के लिए पहले ओथ देना पड़ता है ना, तो प्रेसिडेंट के समक्ष लेते हैं ये ओथ, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने लेते हैं, जिसमें वो ओथ लेते हैं कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और वफादारी निभाएंगे, और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, और न्यायिक जिम्मेदारियों को बिना किसी पक्षपात के पूरा करेंगे। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरी और अलाउंसेस जो होती है वो चार्ज होती है। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, मेड ऑन एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये मैंने बता दिया है, कॉन्स्टिट्यूटरी फंड ऑफ इंडिया से होती है। ठीक है। और इनके टेन्योर के दौरान इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी की केसेस में सैलरी कम हो सकती है। याद रखना, फाइनेंशियल इमरजेंसी केसेस में सैलरी कम हो सकती है, वो भी पार्लियामेंट चाहेगी तो, ऐसे नहीं, अपनी जबरदस्ती नहीं कम कर दिया जाएगा। ठीक है। और लेकिन इनके टेन्योर के दौरान, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी ना हो, नॉर्मल टाइम्स हो, तो इनके टेन्योर के दौरान इनकी सैलरी रिड्यूस नहीं की जा सकती। ठीक है। और आज के समय में, यानी 2025 के समय में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी अराउंड 3.25 लाख के लमसम होती है पर महीने की, और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस की 2.5 लाख के अराउंड होती है। ठीक है। ये बेसिक सैलरीज के ऊपर जो अलाउंसेस फ्लाउंसेस हैं वो सब अलग है, मतलब ये बेसिक सैलरी उनकी होती है। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो टेन्योर और रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के का जो टेन्योर का एक फिक्स टेन्योर दिया गया है, संविधान ने एक फिक्स टेन्योर दिया है, लेकिन कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए हैं। जैसे जज जब तक 65 साल की उम्र तक नहीं पहुंचता है, तब तक ऑफिस में बना रहेगा।
अगर कोई जज वॉलेंटरली रिजाइन करके जाना चाहता है तो वो प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन दे सकता है। जज को पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किया जा सकता है, यानी उनका इम्पीचमेंट हो सकता है। ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस का क्या होता है? खैर इम्पीचमेंट प्रोसेस इतना जरूरी है नहीं। एक बार इम्पीचमेंट होने की नौबत आई, दो बार एक्चुअली इम्पीचमेंट होने की नौबत आई थी। एक बार 2018 के 18-19 के आसपास जब जस्टिस दीपक मिश्रा थे तब, ये उससे पहले भी एक बार हुआ था जब इम्पीचमेंट प्रोसेस की नौबत आई थी। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि किसी जज को इम्पीच किया गया हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया गया हो। और इम्पीचमेंट के लिए वही कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रूव मिसबिहेवियर होना चाहिए और दूसरा इनकैपेसिटी होनी चाहिए उनकी। ठीक है। और इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि 100 लोकसभा या 50 राज्यसभा के एमपीज रिमूवल मोशन दे सकते हैं और स्पीकर चेयरमैन को मोशन को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करने का अधिकार होता है। वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो एक 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एक सुप्रीम कोर्ट जज, जिसमें मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे या एक सुप्रीम कोर्ट जज रहेगा 3 मेंबर में, और एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेंगे और एक प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट रहेंगे। ठीक है। अगर कमिटी जो है जज को दोषी पाती है तो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से मोशन पास कर देते हैं और प्रेसिडेंट फिर जज को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस है उनके रिमूवल का। इसके बाद हम देखते हैं जुरिस्डिक्शन और पावर्स उनकी क्या क्या है। देखो उनके जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो, और कई सारे उसके, एक तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, फिर एपिलेट, फिर रिट जुरिस्डिक्शन, फिर एडवाइस जुरिस्डिक्शन, फिर स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन, और भी कई सारे हैं। ये सारे पावर्स आपको सारे जुरिस्डिक्शन, सारे पावर्स आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। मैं बेसिक बेसिक बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन कौन से हैं? राज्य और केंद्र के बीच विवादों का फैसला करने का। ठीक है, ये इनके मूल अधिकार। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो मूल अधिकार है, जिसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे ही पहुंचोगे और किसी हाई कोर्ट के थ्रू नहीं जाना है की जरूरत है। ठीक है। जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं ना जिसमें प्रॉपर एक चैनल फॉलो करना पड़ता है। पहले आप लोअर कोर्ट में जाओगे, लोअर कोर्ट फिर वहां पे फैसला देगी, फिर आप हाई कोर्ट में जाओगे, फिर हाई कोर्ट फैसला देगी, उसके बाद में अगर आप उससे भी असंतुष्ट हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ये प्रॉपर चैनल है फॉलो करने के लिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसमें जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, तो वहां पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे अप्रोच कर सकते हो। जैसे राज्य और केंद्र का जो फेडरलिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब पे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है। एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? एपिलेट जुरिस्डिक्शन मतलब कि लोअर कोर्ट से सिविल या क्रिमिनल केस में अपील आती है जब, तो वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन में होता है। यानी हाई कोर्ट के अगर आप फैसले से असंतुष्ट हो तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। लोअर कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हो तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ये होती है एपिलेट जुरिस्डिक्शन, यानी अपील करने का अधिकार। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन रेट पे मैं अभी आता हूँ। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है? राष्ट्रपति अगर कोई कानूनी या संवैधानिक सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सलाह दे सकता है। तो ये हो गई एडवाइजरी, जैसा कि नाम में ही क्लियर है, एडवाइस देने का है ये। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सलाह दे सकता है, तो एडवाइस जुरिस्डिक्शन ये होगा, सलाह देने का अधिकार। ठीक है। उसके बाद फिर आता है फिर ये आपका रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन जो है पांच छह, सॉरी 5 तरह की रिट्स होती हैं। एक तो सबसे पहला रिट होता है हेबियस कॉर्पस, जब किसी व्यक्ति को बिना कानूनी आधार के गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है। तो रिट तो हेबियस कॉर्पस रिट लगा करके कोर्ट आदेश देती है कि हाँ इस बंदे को तुम, बंदे या फिर जो भी फीमेल है, जो कोई भी है, मतलब उस पर्सन को तुम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो। पुलिस को ये आदेश देती है। ठीक है। तो ये हेबियस कॉर्पस है। हेबियस कॉर्पस ये है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कौन सा इसमें से रिट प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए है, कौन सा इसमें है सिर्फ गवर्नमेंट इंडिविजुअल के लिए या गवर्नमेंट एजेंसी के लिए, या कुछ कौन से रिट्स हैं जो सिर्फ जुडिशियल पर्सन्स के लिए या जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए ही हो सकते हैं या जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हो सकते हैं। ठीक है। ये 3 चीज आपको पता ध्यान रखने की जरूरत है इसमें, टाइप्स ऑफ रिट जानने के अलावा। ठीक है। एक तो हेबियस कॉर्पस मैंने बता दिया। फिर मैंडेमस जो होता है, जब कोई अधिकारी अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाने से इनकार करे तब मैंडेमस का यूज होता है। ठीक है। प्रोहिबिशन जो होता है, जब कोई लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने लगे तो प्रोहिबिशन का यूज होता है। यानी लोअर कोर्ट, यानी ये सिर्फ कोर्ट में ही इस्तेमाल किया सकता है, ये आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर इस्तेमाल करना है रिट, तो उसमें प्रोहिबिशन का यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सिर्फ कोर्ट के लिए वैलिड है। ठीक है। फिर सर्टियोरेरी, मतलब जब कोई हायर अथॉरिटी लोअर कोर्ट के फैसले को समाप्त कर दे। ठीक है।
फिर उसके बाद आता है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के प्राधिकारी होने पर सवाल उठाया जाए, यानी कि भाई तुम्हारी क्या अथॉरिटी है वो चीज करने की। ठीक है, तो वो क्यू वारंटो का होता है। और रिट्स के और थोड़ा डिटेल में, रिट जुरिस्डिक्शन हम पढ़ेंगे जब मैं एक बार हाई कोर्ट करा दूंगा, या उससे पहले ही मैं कोशिश करूंगा ये रिट भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, रिट थोड़ा जरूरी है स्टेट पीसीएस के लेवल पे, क्योंकि यूपीएससी के लेवल पे ज्यादा चीजें पूछी जा चुकी हैं। फिर भी चांसेस हैं इसके पूछने के, पर मैं बता दूंगा एक बार फिर से। ठीक है, तो ये हो गया आपके रिट जुरिस्डिक्शन की चीजें। फिर स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन क्या होता है, कि कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड अगर कोई चीज हो, जैसे पीआईएल वगैरह हो, ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। ठीक है, तो वो स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन हो गया सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद हम आते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अच्छा मैं जरा स्पेशल लीव थोड़ा और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको, क्योंकि अभी तक इससे कम ही सवाल पूछे गए, तो चांसेस हैं इससे पूछे जाने के। तो देखो, स्पेशल लीव आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है। ठीक है, बस मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स को छोड़ करके बाकी सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है। और के स्पेशल लीव परमिशन की कुछ विशेषताएं हैं कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, इसका उपयोग सुप्रीम कोर्ट अपनी इच्छा से करता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के केस पर लागू हो सकता है ये, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, टैक्स हो, लेबर हो, रेवेन्यू हो, और कई तरह के केसेस होते हैं, पर वो सब सब प्रकार के केसेस पे लागू हो सकता है। ठीक है, वो मोटो सुप्रीम कोर्ट लेता है, मतलब उसका मन किया तो करेगा, नहीं करेगा नहीं, नहीं मन करेगा नहीं करेगा। मन इन द सेंस कि अगर उसको इम्पोर्टेंस लगा तो। ठीक है, ऐसे नहीं अपने मन से कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसका फिर कोई भी व्यक्ति बिना किसी अपील राइट के भी स्पेशल लीव पिटिशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है एसएलपी लगा कर। ठीक है, तो स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन में बस इतना ही था, इसके अलावा कुछ था नहीं। इसके बाद में फिर हम देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे। संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को बनाए रखने के लिए कुछ प्रोविजंस देता है। सबसे पहला ये प्रोविजन देता है कि जितने भी जस्टिसेस हैं, ठीक है, उनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है, वो जुडिशरी के लोगों से सलाह लेने के बाद ही नियुक्ति होती है उनकी। अ, कोई अलग से, ऐसे अगर लोअर कोर्ट्स छोड़ दिए जाए, हायर कोर्ट्स में कोई एग्जामिनेशन प्रोसेस नहीं होता उनका। ठीक है, सलाह पे ही, बेसिस पे ही होता है। ठीक है, फिर जितने भी न्यायाधीश हैं, उनके पद सुरक्षित होते हैं, उनका टेन्योर जो होता है वो फिक्स होता है, बिना प्रॉपर प्रॉपर प्रोसेस के उनको हटाया नहीं जा सकता, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, जिससे वो, ताकि जब भी डिसीजन ले सकें वो विदाउट एनी बायस ले सकें, फ्री माइंड से ले सकें डिसीजन। ठीक है, सरकार के दबाव में डिसीजन ना ले सकें कि नहीं मेरी नौकरी चली जाएगी सरकार के अगेंस्ट डिसीजन ले लूंगा तो। ठीक है ना, तो ऐसी चीजें ना हो, इसलिए उनका जो पोस्ट है वो सुरक्षित होता है। फिर उनकी सैलरीज और अलाउंसेस भी फिक्स रहती है, ये पार्लियामेंट के माध्यम से इसे कम नहीं किया सकता, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा। तो ये भी उनके इंडिपेंडेंस को ऐड ऑन ही करती है। फिर जजेस के कंडक्ट पे पार्लियामेंट में चर्चा भी नहीं हो सकती, सिर्फ इम्पीचमेंट के दौरान ये पॉसिबल है कि उनके कंडक्ट पे चर्चा हो। बाकी उसके अलावा उनके पार्लियामेंट पे कोई चर्चा नहीं होती उनके कंडक्ट पे। ठीक है, रिटायर्ड जजेस किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, किसी न्यायालय में वो, कैसे कहूँ उसको, इसको जो क्या कहते, जो केस नहीं लड़ सकते। ठीक है, ताकि जैसे मान लो अगर वो रिटायर्ड जज किसी न्यायालय में आकर केस लड़ रहे हैं, तो ये भी तो से भाई आगे, जिस समय वो जज रहा होगा उस समय वो उस चीज को कम किसी अगर अगर ऐसा हो जाए कि नहीं वो केस लड़ सकते हैं एक बार रिटायरमेंट हो जाए तो फिर तो जब वो जज रहे होंगे तो उस समय उनको अनड्यू फेवर दे सकते हैं, बायस हो सकता है इससे। ठीक है, तो इससे, ताकि भविष्य में कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए उनको बैंड है उनके प्रैक्टिस पे। हाँ, वो जज बन सकते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, उनको टेम्परेरी जज बनाया जा सकता है, लेकिन वो केस नहीं लड़ सकते जा करके। ठीक है, फिर कंटेंट ऑफ कोर्ट का अधिकार भी रहता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दंड दे सकता है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल करके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, उसको भी प्रैक्टिस कराया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में। आई होप आपने वो किया होगा, ध्यान ना होगा अगर आपको तो। ठीक है, फिर अपने अधिकार का संरक्षण का पावर भी इनको मिलता है, इंडिपेंडेंस जो इनकी एड ऑन करती है। जैसे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को कम नहीं कर सकती, बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। ठीक है, तो इनके अधिकार का संरक्षण हुआ एक तरह से। तो ये इंडिपेंडेंस को और एड ऑन करती है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट हो गया।
इसके अलावा कुछ और पावर्स में एक बार बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें पावर्स कुछ कम ही लिखी है मैंने, और पावर्स में बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि थोड़ा बता देना चाहिए आपको। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो अगला एक और है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी काम करता है। यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जैसे उसके फैसले परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में रहेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात पर कोई फैसला दे दिया, अब वैसा ही कोई केस आया दोबारा, ठीक है, लोअर कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जा सकता है उस लोअर कोर्ट में, कि देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेम केस था, सब कुछ सेम था, और बस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये फैसला दिया है, तो लोअर कोर्ट उसी अकॉर्डिंग फिर फैसला देती है। चाहे वो लोअर कोर्ट मतलब जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या हाई कोर्ट हो, ठीक है, तो इसलिए उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा गया है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में इसका अधिकार भी है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का अपमान करे तो उसका दंड देने का अधिकार है, तो ये उसकी एक और पावर हो गई। फिर जुडिशियल रिव्यू की भी इसके पास पावर होती है, यानी समीक्षा कर सकता है ये, ठीक है। जैसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कानून या अधिनियम आता है जिससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं, इससे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है वो अफेक्ट हो रही हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको रिव्यू करके ये उसको अगर सही लगता है तो ठीक है, तो उसको चलने देगा, नहीं अगर सही नहीं लगता है तो उसको नल एंड वॉइड कर दे सकता है, ठीक है। फिर रिव्यू जुरिस्डिक्शन का भी इसके पास अधिकार है कि यानी अगर वो अपने फैसले को ही पुनर्विचार या रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके पास रिव्यू जुरिस्डिक्शन का भी अधिकार होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास और अन्य अधिकार ये होते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का फैसला भी यही करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है। फिर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अध्यक्षों या सदस्यों की जांच भी सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। अभी अभी आप देख रहे होंगे, एक स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनका नाम आया हुआ है एक करप्शन चेक केस में, तो उनकी जांच के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में ही पीआईएल दाखिल हुई है। एक सेकंड। फिर अगला जो इनके पास पावर होता है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर कराने का अधिकार भी इनके पास होता है, ठीक है। फिर भारत के सभी कोर्ट्स पर इनका फैसला बाइंडिंग होता है। फिर अगर इनकी डिक्री या ऑर्डर इनकी डिक्री जो और ऑर्डर जो भी होता है वो पूरे देश में लागू होता है। किसी एक स्टेट स्पेसिफिक होगा तो उस स्टेट में लागू होगा, और नहीं अगर नॉर्मली पूरे देश में लागू होता है, ठीक है। और देश के सभी ट्रिब्यूनल्स और न्यायालय पर इसका न्यायिक प्रभाव होता है, ठीक। तो ये इनकी अदर पावर्स में आ गई। फिर सुप्रीम कोर्ट की अगला टॉपिक है, इंडिपेंडेंस, तो मैंने समझा दिया आपको। फिर अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स को कुछ देख लेते हैं क्या क्या हुई हैं। तो देखो, सबसे रिसेंट डेवलपमेंट 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फ्लैग और इंसिग्निया अनवेल किया है। आपने अगर न्यूज़ पढ़ा होगा तो उसमें दिया था, उसमें ये था मेंशन काफी ज्यादा। और उसका फिर जो फ्लैग है वो ब्लू कलर का है, और उसमें एक अशोक चक्र और कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। और इंसिग्निया में जो फ्रेज है, ये तो धर्मस्ततो जय, ये है मतलब वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। अच्छा, इसके लिए आपका एक टू डू है, ये कि ये तो धर्मस्ततो जय, ये किस उपनिषद में लिखा हुआ है ये आपको पता करना है। ये जरूरी है क्योंकि ये इस तरह सवाल यूपीएससी पूछ सकता है। ये सब लोग पढ़ते हैं ये तो धर्मस्ततो जय, लेकिन किस उपनिषद का है ये यूपीएससी पूछ सकता है उठा करके, स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक पोर्टल भी है ईएससीआर, जिसमें वो जितने भी केस रिकॉर्ड्स हैं पुराने के, जितने भी उसके जजमेंट्स हैं, उसका डिजिटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। फिर और अलग अलग इम्पोर्टेंट जजमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं, मतलब इंडियन डेमोक्रेसी को बार बार चेंज करने में, या फिर उसको करंट सोसाइटी जिस तरह है उस तरह का मेंटेन रखने में, ठीक है। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट्स में होगा सुप्रीम कोर्ट के। तो यहाँ हमारा सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर खत्म होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई इस डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप जैसा मैंने बताया व्हाट्सएप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, और चैनल के अपडेट्स के बारे में आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये लेक्चर खत्म होता है, तो पढ़ो आप लक्ष्मीकांत से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।